अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया। हमने कहा साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक मौजूद होता है। फिर उसके अंदर हमने उसके अंदर सॉल्युबल पार्ट उसका यानी साइटोसोल पार्ट देखा, जेल पार्ट देखा, उनके फंक्शंस देखे। इसी तरह आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट द सेल ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर जो है सेल के, उनके अंदर हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी थे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से रिलेटेड, साइटोप्लाज्म से रिलेटेड, ये सारे नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर्स थे, ये ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर में नहीं आते। ठीक है, आज से हम जो जितने भी आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में वो ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज द नेम इंडिकेट, एंडोप्लाज्मिक यानी प्लाज्मा के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, अंदर वाली साइड पे होगा। हम इसका जो है ना वो सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन और इसका जो है ना मेन फंक्शन और इसके टाइप सारे देख लेते हैं। तो सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस। आपने दो किस्म के सेल पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होगा, इसके गिर्द मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर आपने ये भी पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। तो हम इसके ऊपर चलो जी दो सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, क्या इसकी सूरत हाल है, हम इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ये नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, जो कि आपस में मिले हुए होते हैं, डिस्क शेप होते हैं या स्फेरिकल शेप की ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ट्यूबुलर शेप की ट्यूब्स होती हैं। यानी ट्यूबुलर शेप की ट्यूब से मुराद ये है कि लंबी लंबी ट्यूब्स बना रहे होंगे, या स्फेरिकल शेप से मुराद ये है कि होगा ट्यूबुलर पोर्शन लेकिन वो स्फेरिकल गोल पोर्शन में होगा। ठीक है, तो नेटवर्क है। नेटवर्क कैसे, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे पास एक जो है ना वो नेटवर्क, मतलब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ जाए, इसको हम नेटवर्क ही बोलते हैं। हमारे पास मोबाइल के सिग्नल्स ना आ रहे हो, इसका मतलब हम कहते हैं कि हम नेटवर्क नहीं आ रहा। नेटवर्क एक पूरा एक जाल है, जिस मतलब पूरा एक सिस्टम है जिसके साथ मुख्तलिफ जगहों से जो है ना वो मोबाइल फ़ोन से जो भी इस तरह के डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो कोऑर्डिनेटेड है, जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। यानी एक डिस्क दूसरी डिस्क से, एक ट्यूब दूसरी ट्यूब से अलहदा नहीं होगी, इंटरकनेक्टेड होगी, जुड़ी हुई होगी। जब जुड़ जाएंगी फिर ही तो नेटवर्क बनाएंगी। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियस की, उसके अंदर पोर्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इन्हीं न्यूक्लियर पोर से ही शुरू होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये यूं एक्सटेंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, सीम्स टू बी अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे ही लगता है जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। एंड समटाइम वी कैन से दैट दिस इज एक्सटेंडेड इन होल ऑफ द साइटोप्लाज्म नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ पूरे सेल में जो है ना वो एक्सटेंडेड होता है, फैला हुआ होता है। इसका मतलब हम इसकी लोकेशन देखें सेल के अंदर, तो इसकी लोकेशन के बारे में हम यही कहते हैं कि इसके अंदर वाली साइड कहाँ पर मौजूद होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर कहां तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंडेड है। ये देखें, ये ट्यूब्स हैं, ट्यूबुलर पोर्शन है। या सम टाइम बुक्स के अंदर थोड़ा सा यूं बना के दिखाया हुआ होता है, ये छोटे छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर पोर्शन है, ट्यूब्स बनाई हुई थी। हालांकि ये भी जो मैंने बनाई है ये ट्यूब्स है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए आपको ऐसे नजर आ रहा है। अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो तो फिर हम इसको टेढ़ा करके दिखाएं तो फिर आपको लगेगा ये पूरी एक ट्यूबुलर गोल पाइप नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड क्यों कह रहे थे, देखें एक ये चैनल है, एक ये चैनल है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, ये जो इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं इनको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास सिस्टर्नी है। क्या है ये, सिस्टर्नी है। ये जो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं या
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं या स्फेरिकल ट्यूबुलर पोर्शन है, ये सारे के सारे सिस्टर्नी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिस्टर्नी कहलाते हैं। अच्छा, अब इसकी आगे हमारे पास है टाइप्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होती है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिख रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और दूसरी होती है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज द नेम इंडिकेट, नाम से ही जाहिर हो रहा है, रफ, इनकी अपीयरेंस की बेस पे हम इनको कहते हैं कि ये रफ है या स्मूथ है। अगर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मतलब है कि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच हैं। क्या अटैच है? राइबोसोम्स अटैच है। ठीक, तो इस राइबोसोम की जो सरफेस है, अगर हम इसके ऊपर हाथ लगाएं, इसको फील करें, तो ये खुरदरी सी महसूस होगी, जैसे आपने किसी रस्सी के ऊपर छोटे छोटे जो वो बीड्स लगा दिए, तो आप उसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको रफ महसूस होगी, वो जगह खुरदरी सी महसूस होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर राइबोसोम्स ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, हाथ फेरे आपको कुछ फील ही ना हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस, तो हम कहेंगे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एक हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारे पास क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स, इट हैज, इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कहते हैं? इट लैक्स राइबोसोम्स, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब देखें, आपने राइबोसोम्स का फंक्शन छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनेल्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। ट्रांसलेशन के स्टेप के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। सो द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका भी फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स हैं, एज राइबोसोम्स, और इसका काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, अक्सर हम देखें तो जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों हो। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट बहुत सी जगहों पे ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। ठीक है, लेकिन बाज़ जगहों पे कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो सेपरेटेड सेल्स हैं, जो अलग पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, वो क्यों होता है उसकी भी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो लोकेशन में हम ये बता सकते हैं इसकी प्रेजेंस के अंदर ही कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलमोस्ट तमाम सेल्स में होता है। तमाम सेल्स से मुराद ये कि जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, सिर्फ कौन सा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, जरा देखिए, ये न्यूक्लियर कोर जो है, ये न्यूक्लियर कोर इसी के अंदर खुलता है जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस से बनने वाला जो कि मैसेंजर आरएनए होगा, वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बन के जो है इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब इसके चैनल के अंदर चला जाएगा तो वो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम से बच जाएगा। जब साइटोप्लाज्मिक एंजाइम से बच जाएगा तो डायरेक्ट वो कहाँ जा रहा है? इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रहा है, और वहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। जब राइबोसोम्स होते हैं तो वहाँ पे ट्रांसलेशन करके क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे। तो इसलिए हमने कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। पहली बात, अगर हम राइबोसोम का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो हम इसको बोलेंगे कि ये राइबोसोमल आरएनए से बनता है। किससे बनता है? 50% राइबोसोमल आरएनए होता है और 50% इसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, अब इक्वल अमाउंट भी समटाइम हम बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये भी राइबोसोमल आरएनए से बना है। तो राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, तो यहाँ से राइबोसोमल आरएनए जा रहा है, राइबोसोम से मुराद कि राइबोसोम ही बन के जा रहा है। ऐसे ही समझें कि राइबोसोम ही न्यूक्लियस के अंदर से बन के जा रहा है और इस सुराख से निकल के यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके इसी की मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास जो है वो राइबोसोम्स नहीं होते। अच्छा, अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। इसकी एक और फॉर्म जो मैं बता रहा था कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। इसकी एक और फॉर्म होती है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्पेशली हमारे स्केलेटल मसल्स में होता है। किसके अंदर होता है? स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है। हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो टाइप है वो है तो स्मूथ, लेकिन स्मूथ के अंदर की कौन सी टाइप? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, जो हमारे मसल्स में होता है। इसका क्या फंक्शन है स्पेशल? इट स्टोर कैल्शियम आयंस। कौन से आयंस को स्टोर करता है? ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। अच्छा, जब कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है इसका मतलब वहां पे हमारे मसल सेल्स में कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल होगा। जब ये कैल्शियम को रिलीज करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब नर्व इंपल्स आती है तो दे हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, दे हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, और यही कैल्शियम आयंस हमारे नर्व इंपल्स जनरेशन में भी काम आते हैं, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन इसमें भी काम आते हैं, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन दोनों, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। इसके अलावा और भी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। और क्या फंक्शन होता है? क्योंकि राइबोसोम्स तो है नहीं तो प्रोटीन तो नहीं बनाएगा। अच्छा, फिर क्या बनाएगा? ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, या मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स के अंदर आपने डिटेल पढ़ी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल आप पढ़ के आए हो, जिनमें आप फॉस्फोलिपिड्स भी पढ़े आपने, ठीक है। आपने उसमें स्टीरॉयड्स या स्टीरोल्स भी पढ़े। ये सारे के सारे ऑयल्स, फैट्स, ये सब इन तमाम मॉलिक्यूल्स की मां सिवाय प्रोटीन के, क्योंकि प्रोटीन किसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसकी सिंथेसिस कहां हो रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, और लिपिड्स के अंदर जितने भी स्टेरॉइड्स, स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रॉल इवन के, उन तमाम की मेटाबॉलिज्म, उनकी प्रोडक्शन, उनकी ब्रेकडाउन, वो सारी की सारी किसके जिम्मे है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिम्मे है, ठीक है। पहला काम तो हो गया मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स की भी मेटाबॉलिज्म करता है, लिपिड्स की भी मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म और लिपिड की मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? मेनली हमारी बॉडी के अंदर लीवर एक ऑर्गन है जो ये कार्बोहाइड्रेट की और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेटाबॉलिक हाउस है लीवर हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीवर सेल्स हैं, हिपेटोसाइट्स हैं, उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मिकदार ज्यादा होगी, ठीक है। वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, ठीक। अच्छा, अगली बात, और इसका क्या फंक्शन है? ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आर द पॉइजन्स। जितने भी ड्रग मॉलिक्यूल्स या पॉइजन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में जाते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उनके हार्मफुल इफेक्ट को खत्म करता है, उनके हार्मफुल इफेक्ट को खत्म करता है। कैसे? अब देखें, जो भी चीज़ हम खाएं वो पहले हमारे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई जब स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में अब्जॉर्ब होती है तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्लड डायरेक्ट हमारे मेन सर्कुलेशन में नहीं डाला जाता, वो पहले लीवर को भेजा जाता है। लीवर फिल्टर करता है उसको, जो उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, कोई आपने मेडिसिन खाई है तो वो मेडिसिन को भी क्लियरिंग हाउस हमारा लीवर ही है जो उनको मेटाबोलाइट करके बॉडी से निकालता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो लीवर के पास जाएंगे, तो लीवर में कौन होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेलीज ज्यादा होंगे और वो डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे ड्रग्स की या बाकी जो जितने भी पॉइजन या हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और इसका मेन रोल है, वो हम चले यहाँ निकाल लेते हैं। हम कहते हैं इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट भी करता है मटेरियल को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे समटाइम ऐसा होता है शुरू वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ पोर्शन वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन के आएगी? प्रोटीन बन के आएगी। तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगा। और प्रोटीन को कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? या तो आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर भेज देगा यहां से, या फिर हमारे पास ये क्या करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन को गोल्जी एपरेटस के पास भेजेगा कि इसकी पैकिंग करें, उसकी मॉडिफिकेशन करें
वो खाली प्रोटीन है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट करें, प्रोटीन है तो लिपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी अपरेटस। इसके पास ट्रांसपोर्ट कर देगा, गोल्गी अपरेटस के पास ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, ये मेन फंक्शन हो गए किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और ये किसका फंक्शन हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ज़्यादातर जो है ना ये चीज़ों की मेटाबॉलिज्म के ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन ज़्यादा है। और अगर ये स्केलेटल मसल्स में होगा तो स्केलेटल मसल्स में इसकी स्पेशल किस्म है जिसका नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। यही कैल्शियम आयंस में से इन्हीं में से जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इनमें से कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम रिलीज होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, नर्व इंपल्स की जनरेशन, ट्रांसमिशन, ये सारी रेगुलेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिम्मे है। हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट रह गया तो फिर उसको देख लेते हैं, बुक में से पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स is seen extending throughout the cytoplasm. These channels are often continuous with the plasma membrane. Plasma membrane के साथ साथ होते हैं and also appear to be in contact with the nuclear membrane. Plasma membrane के साथ भी, और ऐसा लग रहा था जैसे nuclear membrane के साथ भी contact में है। This entire system of channels is endoplasmic reticulum. ये पूरा system जो channels का है endoplasmic reticulum कहलाता है। These membranes vary wide in appearance from cell to cell. ये membranes, ये जो membranes हैं, ये जो नालियाँ हैं, ये हर cell to cell जो है वो different है, vary करती हैं। The material present in these channels is separated from the cytoplasmic material. इनके बाहर साइटोप्लाज्म है, इनके अंदर भी मटेरियल, तो वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन। या तो वो स्फेरिकल गोल मेम्ब्रेन्स होंगी या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स होंगी। कार्ड सिस्टर्नी बेटे, इस सैक की जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, सिस्टर्नी। देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, मॉर्फोलॉजी यानी शेप की बुनियाद के ऊपर इसकी दो किस्में हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रफ फॉर्म विद अटैच्ड राइबोसोम एंड स्मूथ फॉर्म विदाउट राइबोसोम, यानी रफ फॉर्म के साथ राइबोसोम्स हैं, स्मूथ फॉर्म के साथ राइबोसोम्स नहीं है। अच्छा जी, द रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आफ्टर द सिंथेसिस के बाद द प्रोटीन्स आर आइदर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, या तो सेल साइटोप्लाज्म में स्टोर कर देंगे या सेल से बाहर भेज देंगे। ठीक है, अच्छा जी, the smooth surface of endoplasmic reticulum SCR helps in the metabolism of number of different types of the molecules, particularly lipids. खास तौर पे तो लिपिड्स, लेकिन बाकी भी तमाम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, लिपिड्स में भी फिर वैरायटी है, फास्फोलिपिड्स, स्टीरोल्स, ऑयल्स, ये सारे कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह की फॉर्मेशन, डिग्रेडेशन सारी SCR के जिम्मे है। अच्छा जी, दूसरा फंक्शन क्या है, दे आल्सो हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। ये जितने भी पॉइजन हमारे सेल्स में आते हैं, इन सम सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, नर्व इंपल्सेस में। सम सेल्स हमारा जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारी बॉडी के, उनके अंदर जो है ना जो ट्रांसमिशन होनी है वो कैल्शियम आयंस के जरिए होती है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है। लिखा हुआ है मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स, और मसल सेल्स भी कौन से, स्पेशली स्केलेटल मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इन एडिशन टू smooth endoplasmic reticulum also plays an important role in the transport of the material from one part of the cell to another. ये transport वाला function आ गया इसका। Endoplasmic reticulum also provides mechanical support to the cell so that its shape is maintained. अच्छा, ये इन दोनों का common function है कि ये endoplasmic reticulum general यानी रफ वाला भी और स्मूथ वाला भी दोनों जो है वो सेल को सपोर्ट देते हैं, सेल को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट, क्लियर। चाहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऑब्वियसली ये स्केलेटन की तरह अंदर फैला हुआ है तो सेल को सपोर्ट दे रहा है, उसकी शेप को डी शेप होने नहीं दे रहा। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी जो है वो रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक होते हैं। इसकी दो फॉर्म्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके 3 से 4 फंक्शन हैं। वो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, ट्रांसपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये ऑलमोस्ट तमाम सेल्स में होते हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल्स हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या उसकी आगे टाइप है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमारे स्केलेटल मसल्स, उनमें कैल्शियम स्टोर होती है और वो नर्व इंपल्स और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर, ये था पूरा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओवरव्यू। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।